कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूं। तो कई लोग मुझे कमेंट्स में कह रहे थे कि वीडियो को कंपाइल मत किया करो, तो अब आप लोगों की बात सुनकर ये वीडियो मैंने पुरानी वीडियोस के साथ कंपाइल नहीं किया है, मगर ये अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इस वीडियो को 30,000 व्यूज़ तक रीच करवाओ। और अगर इस वीडियो पर 30,000 से ज़्यादा व्यूज़ नहीं आएंगे तो मैं आगे से वीडियोज़ को कंपाइल करके ही डाला करूँगा। और जो लोग सोच रहे हैं कि ये वीडियो थोड़ा छोटा है, उन्हें मैं बता दूँ, ये एपिसोड शायद थोड़ा छोटा हो सकता है, मगर ये एपिसोड अभी तक का बेस्ट एपिसोड होने वाला है। तो अब कहानी को शुरू करते हैं। जैसा कि हमने आखिरी एपिसोड में देखा था, युआन किसी फेमस पर्सन को बार में लाने की बात कर रहा होता है। आगे से मास्टर याओशी उससे पूछते हैं, क्या तुम ऐसे किसी पर्सन को जानते हो? आगे से युआन कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, और वो पर्सन ऐसा है जो कि मेरे यहाँ बुलाने पर डेफिनेटली आएगा। तो अब आज के इस एपिसोड को शुरू करते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत में मास्टर याओशी युआन से पूछते हैं, आखिर तुम किस फेमस पर्सन की बात कर रहे हो जो कि तुम्हारे एक ही इन्विटेशन पर यहाँ पर आ जाएगा? आगे से युआन बड़े ही स्टाइल से कहता है, वो पर्सन और कोई नहीं बल्कि मेरे फादर जुगे झूटियान है। फिर सीन चेंज होता है, हम जुगे फैमिली का सीन देखते हैं जहां पर युआन ने अपने फादर को एक इन्विटेशन लेटर भेज रखा होता है। उस लेटर को पढ़ने के बाद युआन के फादर मन ही मन सोचते हैं, ये बेवकूफ़ मुझे अपने बार को प्रमोट करने के लिए बुला रहा है। लेकिन तभी युआन की मदर भी वहां पर आ जाती है और वो अगले ही पल युआन के फादर से उस लेटर को छीन कर उस लेटर को पढ़ने लगती है। और जैसे ही वो उस लेटर को पढ़ती है, वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और युआन की मदर खुश होते हुए कहती है, देख रहे हो, हमें हमारा बेटा मिलने के लिए बुला रहा है, हम वहां पर ज़रूर जाएंगे। मैं सही कह रही हूं ना? आगे से युआन के फादर थोड़ा सा घबराते हुए कहते हैं, वो क्या है ना डियर, मुझे कुछ ज़रूरी काम है तो शायद मैं वहां पर नहीं जा पाऊंगा। इस बात को सुनने के बाद हम देखते हैं युआन की मदर को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो युआन के फादर को डांटते हुए कहती है, एक तो तुमने मेरे बेटे को मुझे बिना बताए किसी कुनलुन बार नाम की जगह पर भेज दिया, और अब जब वो हमें मिलने बुला रहा है तो तुम बहाने बना रहे हो। आगे से हम युआन के फादर को देखते हैं जो कि बेचारे हर पति की तरह मुंह लटकाए अपनी बीवी की डांट सुन रहे होते हैं और फिर वो भी मान जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम एक कैरेज का सीन देखते हैं। उस कैरेज में युआन के फादर और मदर दोनों बैठे हुए होते हैं और वो दोनों कुनलुन बार की ओर जा रहे होते हैं। फिर हम कुछ समय बाद का सीन देखते हैं जहां पर कि वो दोनों अब कुनलुन बार पहुंच जाते हैं। युआन की मदर बार के अंदर आते ही काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होकर युआन के नाम को चिल्लाने लगती है और अगले ही पल वो अपने बेटे से आकर लिपट जाती है। फिर कुछ देर गले लगे रहने के बाद युआन की मदर युआन से पूछती है, युआन आखिर तुम मुझे बिना बताए घर से क्यों चले गए थे? तभी युआन अपने फादर की तरफ देखते हुए कहता है, मदर इन्होंने मुझे ज़बरदस्ती भेज दिया था। युआन की इस बात को सुनकर हम युआन के फादर को देखते हैं जो कि अब युआन की मदर से और भी ज़्यादा डरने लगते हैं। फिर युआन की मदर युआन से पूछती है, क्या तुम्हें यहाँ पर कोई परेशान तो नहीं करता? आगे से युआन कहता है, नहीं मदर, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर उसकी मदर उससे पूछती है, तुम यहाँ पर रात रात तक ड्रिंक तो नहीं करते हो ना? आगे से युआन हिचकिचाते हुए कहता है, नहीं मदर। तभी वहां पर लिन टियान भी आ जाता है और वो वहां आकर युआन की मदर से कहता है, आप युआन की बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, ये काफ़ी समझदार है। तभी युआन के फादर युआन से कहते हैं, तुमने हमें यहाँ पर डिशेस को टेस्ट करने के लिए इनवाइट किया था, तो क्यों ना तुम अब मील्स को ले आओ। आगे से युआन भी फिर अपने पेरेंट्स से बैठने को कहता है। फिर मिस जिन सोही युआन के फादर के सामने मेन्यू को ले आती है, लेकिन तभी मिस जिन सोही को देखकर युआन की मदर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और वो जिन सोही को अपने पास बुलाकर कहती है, सच में तुम तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर हो, वैसे तुम्हारी उम्र क्या होगी डियर? लेकिन तभी युआन वहां पर आकर अपनी मदर से कहता है, मदर आप ये क्या कर रही हैं? ये मेरी ओनर है। मगर हम देखते हैं उसकी मदर उसकी बात को पूरी तरह से इग्नोर कर देती है। तभी मिस जिन सोही भी युआन की मदर को अपनी एज बताते हुए कहती है, मेरी एज 19 है। आगे से युआन की मदर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हुए कहती है, ये तो काफ़ी अच्छी बात है, तुम्हारे और मेरे बेटे के बीच में सिर्फ और सिर्फ 2 साल का ही डिफरेंस है। इस बात को सुनकर आगे से मिस जिन सोही कुछ भी नहीं कहती। फिर हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहां पर कि युआन के फादर ने लिन टियान की बनाई पूरी नूडल्स को ख़त्म कर लिया होता है और वो नूडल्स को खाने के बाद काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं और वो बड़ी हैरानी से कहते हैं, मैंने आज तक सच में इतनी टेस्टी मीट नूडल्स कभी नहीं खाई। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि लिन टियान ने मीट नूडल्स को बनाना भी सीख लिया है, और यही नहीं बल्कि लिन टियान ने काफ़ी सारी नई नई डिशेस को भी बनाना सीख लिया है। फिर दूसरी साइड हम युआन की मदर को देखते हैं, वो भी उन नूडल्स को खाने के बाद काफ़ी हैरानी से कहती है, ये नूडल्स तो सच में काफ़ी ज़्यादा डिलिशियस है। फिर युआन की मदर युआन के पास आकर युआन से कहती है, युआन यहाँ के खाने ने तो मुझे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस कर दिया है।
आगे से युआन भी मुस्कुराते हुए कहता है, मदर, मुझे भी यहाँ का खाना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। फिर युआन की मदर कहती है, मैं जब वापस जुगे फैमिली में जाऊंगी तो मैं वहाँ सबको यहाँ के हेवनली खाने के बारे में ज़रूर बताऊंगी। इस बात को सुनकर युआन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर युआन की मदर कहती है, लेकिन अगर मुझे ऐसा करना है तो मुझे यहाँ कुछ दिन और रुककर बाकी की सभी डिशेस को भी ट्राई करना होगा। रुकने की बात सुनकर हम देखते हैं युआन के फादर को, जिन्हें की काफ़ी बड़ा शौक लगता है। फिर सीन चेंज होता है। हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं, जहां पर कि हम हेड कुक ग्योंग को देखते हैं, जो कि चैंगशू, किम योंग और उसके बाकी के दोनों साथियों से कहती है, कल के मेन्यू के लिए हमें काफ़ी सारी वाइल्ड वेजिटेबल्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो तुम सभी पास के माउंटेन पर जाकर उन सभी वेजिटेबल्स को ले आओ जो कि कुछ देर पहले मैंने तुम्हें दिखाई थी। वहीं इस बात को सुनकर योंग और सैमबोंग मन ही मन सोचते हैं, आखिर कौन से मार्शल आर्टिस्ट ऐसे काम करते हैं। तभी किम योंग अपना हाथ खड़ा कर देता है। किम योंग को हाथ खड़ा करता देख वो दोनों सोचते हैं, लगता है सीनियर ब्रदर को उस ओल्ड लेडी की बात सुनकर गुस्सा आ गया है, अब वो ज़रूर ही इस काम को करने से मना कर देंगे। लेकिन दूसरी तरफ किम योंग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होकर उस ओल्ड लेडी से कहता है, आखिर हमें उस माउंटेन से कितनी वेजिटेबल्स को लेकर आना होगा। इस बात का सुनकर योंग और सैमबोंग के पैरों तले तो ज़मीन खिसक जाती है और वो किम योंग को देखते हुए कहते हैं, आखिर ये सीनियर ब्रदर को हो क्या गया है, आखिर ये कब से इतने ओबीडियंट हो गए। फिर वो ओल्ड हेड कुक कहती है, तुम लोग जितनी ज़्यादा वेजिटेबल्स को लाओगे हमारे लिए उतना ज़्यादा बढ़िया होगा। फिर नेक्स्ट सीन में वो चारों जंगल में उन वेजिटेबल्स को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। लेकिन तभी चैंगशू, किम योंग और उसके साथियों का मजाक उड़ाते हुए कहता है, तुम तीनों कितनी भी कोशिश कर लो मगर तुम तीनों मुझसे ज़्यादा वेजिटेबल्स को नहीं ढूंढ पाओगे, क्योंकि तुम तीनों एक ट्रैश हो। इस बात को सुनकर किम योंग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बड़े ही गुस्से से कहता है, तो क्यों ना हम दोनों आपस में एक चैलेंज लगाएं कि आखिर में यहाँ इस जगह पर सबसे ज़्यादा वेजिटेबल्स कौन लेकर आता है। तो एक काम करते हैं, तुम राइट साइड जाओ और मैं लेफ्ट साइड जाता हूँ। आगे से चैंगशू भी ठीक है कहकर राइट डायरेक्शन की ओर जाने लगता है और दूसरी तरफ किम योंग भी लेफ्ट की ओर जाने लगता है। तभी हम सैमबोंग को देखते हैं, जो कि घबराते हुए योंग से कहता है, आखिर ये हमारे बॉस को हो क्या गया है। आगे से योंग भी घबराते हुए कहता है, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर सीन चेंज होता है और हम चियोन को देखते हैं, जो कि कुनलुन माउंटेन की ओर ही आ रहा होता है। वो रास्ते में चलते चलते खुद से कहता है, बस कुछ ही देर में मैं कुनलुन माउंटेन पहुंच जाऊंगा। लेकिन तभी उसे किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है, जिसमें कि कोई चिल्ला चिल्लाकर मदद की भीख मांग रहा होता है। उस आवाज़ को सुनते ही चियोन भी जिस तरफ से वो चिल्लाने की आवाज़ आ रही होती है उस तरफ को बड़ी ही तेज़ी से दौड़ने लगता है। और जैसे ही चियोन उस जगह पर पहुंचता है वो देखता है एक बहुत ही बड़े मॉन्स्टर को, जो कि एक बच्चे को पकड़कर बड़ी ही बेरहमी से खा रहा होता है। उस मॉन्स्टर को देखकर चियोन काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो बड़ी हैरानी से कहता है, ये तो ह्यूमन फेस्ड स्पाइडर है। ये बोलने के बाद वो एक पुराने फ्लैशबैक को याद करने लगता है, जहां पर कि उसका एक सीनियर ब्रदर उसे ह्यूमन फेस्ड स्पाइडर के बारे में बता रहा होता है। सीनियर ब्रदर उसे बताता है कि ये जो ह्यूमन फेस्ड स्पाइडर है ये वेस्टर्न वैली की गुफाओं में रहती है। इनका सर किसी ह्यूमन जैसा होता है, मगर जो इनका बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो एक स्पाइडर की तरह होता है। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है। हम चियोन को देखते हैं, जो कि अपने सामान को ज़मीन पर रखते हुए खुद से कहता है, मैं उस ह्यूमन को तो नहीं बचा सका, मगर मुझे बाकी के इनोसेंट लोगों को इस स्पाइडर मॉन्स्टर से बचाना होगा। ये बोलने के बाद वो उस मकड़ी के सामने एक स्टांस बनाकर खड़ा हो जाता है। तभी हम उस ह्यूमन फेस स्पाइडर को देखते हैं, जो कि चियोन को देखकर बड़े ही क्रीपी तरीके से कहती है, तुम तो दिखने में काफ़ी ज़्यादा डिलिशियस लग रहे हो। ये बोलने के बाद वो मकड़ी बड़ी ही तेज़ी से चियोन की तरफ आने लगती है। आगे से हम चियोन को देखते हैं, जो कि अपनी 8th फॉर्म ऑफ ड्रैगन फुटवर्क का यूज़ करने लगता है और अगले ही पल चियोन उस स्पाइडर पर एक बहुत ही ज़बरदस्त पाम अटैक कर देता है, जिससे कि हम देखते हैं वहाँ एक काफ़ी बड़ा धमाका होता है। ये देखकर चियोन को लगता है कि वो मकड़ी मर चुकी है और वो एक राहत की सांस लेता है, मगर अगले ही पल वो मॉन्स्टर वहाँ पर वापस से अपीयर हो जाता है, जिसे देखकर अब चियोन भी घबराने लगता है और घबराते हुए सोचता है, इस पर तो मेरे पाम अटैक से कोई खरोंच तक नहीं आई, आखिर ये किस तरह का पावरफुल मॉन्स्टर है। लेकिन तभी वो स्पाइडर अपने टेंटिकल की मदद से चियोन के ऊपर अटैक कर देती है। आगे से चियोन भी उसके टेंटिकल को अपनी स्वॉर्ड से रोकने लगता है, मगर उसके टेंटिकल को रोकते हुए हम देखते हैं चियोन की हालत काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाती है और वो कहता है, इसकी स्ट्रेंथ तो सच में काफ़ी ज़्यादा है, मुझे तो डर है कि कहीं मेरी स्वॉर्ड ही ना टूट जाए। मगर तभी वो स्पाइडर अपने दूसरे टेंटिकल की मदद से चियोन पर अटैक कर देती है, लेकिन आगे से चियोन भी उसे नोटिस कर लेता है और वो वक्त रहते खुद को उस अटैक से बचा लेता है। मगर फिर वो मकड़ी लगातार ही अपने सभी टेंटिकल्स की मदद से चियोन पर अटैक करने लगती है, जिससे कि उस जगह पर काफ़ी ज़्यादा धुआं हो जाता है। हम देखते हैं वो मकड़ी भी चियोन को उस धुएं में ढूंढने लगती है,
मगर इसी बीच चियोन उस मकड़ी के पीछे आ जाता है और पीछे से उस पर एक पाम अटैक करते हुए कहता है, घटिया मॉन्स्टर कहीं के। अगले ही पल चियोन का वो पाम अटैक सीधा जाकर उस मॉन्स्टर की पीठ से टकराता है। मगर हम देखते हैं उस मॉन्स्टर की बॉडी इतनी ज्यादा हार्ड होती है कि चियोन के उस पाम अटैक से भी उस मॉन्स्टर को फर्क नहीं पड़ता। ये देखकर अब चियोन काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। वो सोचने लगता है, आखिर अब मुझे क्या करना चाहिए। मगर अगले ही पल वो स्पाइडर मॉन्स्टर चियोन के ऊपर एक एसिड अटैक कर देता है। हालांकि चियोन उस एसिड अटैक को डॉज कर लेता है, मगर अब चियोन और भी ज्यादा घबराने लगता है और वो घबराते हुए कहता है, आखिर ये मॉन्स्टर कितना ज्यादा स्ट्रेंज है। इसके मुंह से तो एसिड अटैक्स भी निकलते हैं जो कि पत्थर तक को पिघला सकते हैं। मगर तभी हम देखते हैं उस एसिड के धुएं से चियोन पॉइजन्ड हो जाता है। पॉइजन्ड होने के बाद चियोन को सब कुछ धुंधला धुंधला दिखने लगता है और वो घबराते हुए कहता है, मुझे नहीं पता था कि मैं इस एसिड के धुएं से भी पॉइजन्ड हो जाऊंगा। मुझे तो अब कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। आखिर अब मैं क्या करूं। फिर वो अपनी बची कुची एनर्जी का यूज करते हुए अपनी बॉडी के अंदर फैले हुए पॉइजन को स्टेबल करने लगता है। वहीं वो स्पाइडर मॉन्स्टर चियोन का मजाक उड़ाते हुए कहता है, पहले मुझे तुम्हें देखकर लगा था कि तुम कोई पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट हो, मगर असल में तुम तो एक ट्रैश हो। वहीं दूसरी तरफ हम चियोन को देखते हैं जिसने कि अब उस पॉइजन को स्टेबल कर लिया होता है। फिर वो मन ही मन सोचता है, मुझे नहीं लगता कि मैं इस स्पाइडर मॉन्स्टर को हरा पाऊंगा, मगर मैं इससे अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगा। मुझे मरने का बिल्कुल भी डर नहीं है। मुझे बस एक ही बात का डर है कि अगर मैं इस मॉन्स्टर को आज यहाँ पर नहीं मार पाया तो ये आगे चलकर कई लाखों इनोसेंट्स को खा जाएगा। ये सोचने के बाद वो खुद से कहता है, मुझे इसे खत्म करना ही होगा। लेकिन तभी हम देखते हैं वहां पर चैंग शू आ जाता है जो कि अभी भी वाइल्ड वेजिटेबल्स को ही ढूंढ रहा होता है और वो वेजिटेबल्स को ढूंढते ढूंढते उस मकड़ी के पास आ जाता है। तभी वहां खड़ा चियोन चैंग शू से चिल्लाकर कहता है, लड़के जल्दी से वहां से दूर हटो, तुम्हारे सामने एक मॉन्स्टर है और वो काफी ज्यादा डेंजरस है। मगर चैंग शू उसे पूरी तरह से इग्नोर कर देता है। तभी चैंग शू की नजर उस मकड़ी पर पड़ती है। उस मकड़ी को देखकर चैंग शू काफी ज्यादा सरप्राइज होकर उस मकड़ी से पूछता है, आखिर अब तुम क्या चीज हो। तुम्हारा सर तो इंसानों जैसा है, मगर तुम्हारे 8 पैर कैसे हैं। लेकिन तभी वो मकड़ी चैंग शू के ऊपर अपने एक टेंटिकल से अटैक कर देती है। ये देखकर चियोन भी काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो घबराते हुए चैंग शू से कहता है, वो मकड़ी तुम पर अटैक कर रही है, जल्दी से वहां से भागो। मगर दूसरी तरफ हम उस स्पाइडर को देखते हैं जिसका कि वो टेंटिकल सीधा जाके चैंग शू से टकराता है, मगर आगे से चैंग शू को एक खरोंच तक नहीं आती। ये देखकर तो वो मकड़ी भी काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और फिर वो बड़ी हैरानी से कहती है, आखिर तुम्हें कोई फर्क क्यों नहीं पड़ा। मगर तभी चैंग शू अपने हाथ से उसके उस टेंटिकल को बड़ी ही क्रुएल्टी से तोड़ देता है, जिससे कि वो मकड़ी डर कर चैंग शू से डिस्टेंस बना लेती है और फिर अगले ही पल वो चैंग शू के ऊपर अपने मुंह से एसिड अटैक को कर देती है। मगर उस अटैक से भी चैंग शू को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखकर तो वो मकड़ी डर से कांपने लगती है। मगर तभी हम चैंग शू को देखते हैं जिसे कि अब काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से से उस मकड़ी से कहता है, तुम तो काफी ज्यादा गंदगी से भरी हुई हो, क्यों ना मैं तुम जैसी गंदगी को खत्म कर दूं। तभी आगे से वो डेमन मकड़ी डरती हुई कहती है, क्या तुम कोई डीमन लॉर्ड हो। मगर आगे से चैंग शू उसे कोई भी जवाब नहीं देता, बस वो एक ईविल हंसी हंसता है और अगले ही पल वो उस मकड़ी के सर पर एक जोरदार पंच कर देता है, जिससे कि वो मकड़ी काफी दूर तक धकेली जाती है। मगर चैंग शू सिर्फ एक पंच से नहीं रुकता, बल्कि वो बड़े ही ईविल तरीके से उस मकड़ी की तरफ आने लगता है और साथ ही साथ वो हंसते हुए उस मकड़ी से कह रहा होता है, तुम तो सच में एक ड्रामा क्वीन हो, मगर घबराओ मत, आज मैं तुम्हारे इस ड्रामा को पूरी तरह से खत्म करने वाला हूं। ये बोलकर चैंग शू उस मकड़ी पे एक बहुत ही पावरफुल अटैक कर देता है, जिससे कि हम देखते हैं उस मकड़ी की पूरी बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। उस मकड़ी के मरने के बाद वहां पर एक एनर्जी पिल अपीयर होती है, जिसे देखकर चैंग शू को कुछ भी समझ नहीं आता और वो उस पिल को अपने हाथ में उठाकर सोचने लगता है, आखिर अब ये क्या चीज है। लेकिन तभी वहां पर चियोन आ जाता है। फिर चियोन चैंग शू को बताता है, सीनियर ये एक एनर्जी पिल है। फिर चियोन चैंग शू का शुक्रिया करते हुए कहता है, सीनियर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अगर आप यहाँ ना होते तो शायद आज मैं यहाँ इस मॉन्स्टर के हाथों मारा जाता। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अब आपके इस डेट को कैसे उतारूंगा। आगे से चैंग शू इस बात को सुनकर काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है और फिर अगले ही पल वो एक ईविल हंसी हंसता है और बड़े ही ईविल तरीके से चियोन से कहता है, मैं चाहता हूं कि तुम अभी ही मेरे इस एहसान को चुकाओ। आगे से हमारा मासूम चियोन चैंग शू से मुस्कुराते हुए पूछता है, सीनियर बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। आगे से चैंग शू चियोन को कुछ वेजिटेबल्स दिखाकर उन वेजिटेबल्स के नाम बताने लगता है। उन वेजिटेबल्स को दिखाने के बाद चैंग शू चियोन से कहता है, तुम्हें जितनी भी इस तरह की वेजिटेबल्स दिखें तुम उन्हें मेरे पास ले आना।
आगे से चियोन बड़ी हैरानी से चैंगशू से पूछता है, क्या बस इतना ही? क्या ये काम आपकी काइंडनेस को रिपे करने के लिए काफ़ी होगा? आगे से चैंगशू उस एनर्जी पिल को फेंकते हुए कहता है, हाँ मेरे लिए इतना ही काफ़ी होगा। मगर तभी चियोन उस एनर्जी पिल को पकड़ लेता है और उस एनर्जी पिल को पकड़ने के बाद चियोन चैंगशू से कहता है, सीनियर, आखिर आप इतनी प्रेशियस एनर्जी पिल को फेंक क्यों रहे हैं? आगे से चैंगशू चियोन से कहता है, मुझे ये पिल नहीं चाहिए, अगर तुम इसे रखना चाहते हो तो तुम रख सकते हो। ये बोलने के बाद चैंगशू उस मकड़ी के टुकड़ों को देखकर कहता है, आखिर इस मकड़ी का मीट खाने में कैसा होगा? फिर नेक्स्ट सीन हम कुनलुन बार का देखते हैं, जहां पर कि किम योंग और उसके दोनों साथी काफ़ी सारी वेजिटेबल्स को लेकर वहां पहुंच जाते हैं। तभी किम योंग अपने दोनों साथियों की तारीफ करते हुए कहता है, तुम दोनों ने काफ़ी अच्छा काम किया है, मैं तुम दोनों के हार्डवर्क से काफ़ी ज़्यादा खुश हूं। फिर किम योंग अपनी इकट्ठा की हुई वेजिटेबल्स को एक कपड़े के ऊपर रखकर कहता है, मुझे लगता है कि हम तीनों ने मिलकर काफ़ी सारी वेजिटेबल्स को इकट्ठा कर लिया है। लेकिन तभी वहां पर चैंगशू और चियोन भी आ जाते हैं। वहां आते ही चैंगशू किम योंग का मजाक उड़ाते हुए कहता है, क्या तुम्हें ये तुम्हारी लाई हुई वेजिटेबल्स ज़्यादा लग रही हैं? एक बार मेरी लाई हुई वेजिटेबल्स को देखो, फिर शायद तुम्हें पता चल जाए कि आखिर ज़्यादा किसे कहते हैं। चैंगशू की वेजिटेबल्स को देखने के बाद किम योंग चैंगशू की तारीफ करते हुए कहता है, मिस्टर चैंग, आप तो सच में काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। अपनी तारीफ सुनकर चैंगशू भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और फिर वो बार के अंदर जाने लगता है। वही पीछे खड़ा चियोन चैंगशू को देखकर सोच रहा होता है, मुझे तो इस बात का पता ही नहीं था कि ये पर्सन भी इस बार का एक एम्प्लॉई है। तभी वहां पर लिन टियान भी आ जाता है और वो चियोन को देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, आखिर कैसी रही तुम्हारी नामगुंग फैमिली की जर्नी? आगे से चियोन भी लिन टियान को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन हम कुछ देर बाद का देखते हैं, जहां पर कि चियोन ने लिन टियान को सब कुछ बता दिया होता है। तभी लिन टियान कहता है, अच्छा तो तुम्हें रास्ते में ह्यूमन फेस्ड स्पाइडर मिली थी? आगे से चियोन कहता है, हाँ सीनियर, वो तो आपके एक एम्प्लॉई ने मुझे उससे बचा लिया, नहीं तो मुझे नहीं लगता कि मैं उसका मुकाबला कर पाता। फिर वो काफ़ी हैरानी से लिन टियान से पूछता है, सीनियर, मगर यहाँ पर मुझे मेरे मास्टर और सीनियर ब्रदर्स नहीं दिखाई दे रहे। आगे से लिन टियान कहता है, उन लोगों को मैंने सिचुआन प्रोविंस में एक मिशन के लिए भेजा है, तुम चिंता मत करो, वो सभी मिशन खत्म करने के बाद वापस से कुनलुन सेक्ट में लौट आएंगे। फिर हम वापस से चियोन को देखते हैं, जो कि लिन टियान से थोड़ा सीरियस होकर पूछता है, सीनियर, अगर आप मुझे परमिशन दे तो मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। आगे से लिन टियान कहता है, हाँ क्यों नहीं। फिर चियोन लिन टियान से पूछता है, सीनियर, क्या मैं आपकी सिखाई हुई 8 फॉर्म ऑफ ड्रैगन टेक्निक को अपने सेक्ट के लोगों को सिखा सकता हूँ? आगे से लिन टियान कहता है, मैंने भी उस टेक्निक को कुनलुन सेक्ट से ही सीखा था, और अगर अब मैं उस टेक्निक को उन्हें वापस लौटा दूं तो इससे अच्छा और क्या होगा। लिन टियान की इस बात को सुनकर चियोन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो लिन टियान से शुक्रिया कहता है। फिर चियोन अपनी कुर्सी से खड़ा होकर लिन टियान से अलविदा लेकर अपने सेक्ट के लिए वहां से निकल पड़ता है। वहीं पीछे बैठा लिन टियान चियोन को बड़ा ही सीरियस होकर देख रहा होता है। फिर हम चियोन को देखते हैं, जो कि रास्ते में चलते हुए सोच रहा होता है, अगर मैं 8 फॉर्म ऑफ ड्रैगन टेक्निक को कुनलुन सेक्ट के सभी लोगों को सिखा दूं तो इससे हमारे सेक्ट को फिर से राइज होने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी, क्योंकि मैंने 8 फॉर्म ऑफ ड्रैगन टेक्निक की मदद से नामगुंग फैमिली के यंग मास्टर्स को भी बड़ी ही आसानी से हरा दिया था। लेकिन जब चियोन ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी हम देखते हैं वहां पर उसके सामने लिन टियान आ जाता है और अचानक से लिन टियान को देखकर हम देखते हैं चियोन भी थोड़ा सा घबरा जाता है। तभी लिन टियान मुस्कुराकर चियोन से कहता है, अब जब तुम अपने सेक्ट जा ही रहे हो तो मैं तुम्हें एक और चीज़ देना चाहता हूँ, तुम उसे भी अपने साथ ले जाओ। आगे से चियोन काफ़ी कंफ्यूज होकर लिन टियान से कहता है, सीनियर, मैं कुछ समझा नहीं। आगे से लिन टियान चियोन को बताता है, जब मैं सेक्युलरिज्म से बाहर निकला था तब मुझे मेरे मास्टर की सिखाई सिर्फ एक ही टेक्निक याद थी, जिसे कि उस समय मैंने तुम्हें सिखा दिया था, मगर अब मुझे मेरे मास्टर की सिखाई हुई सभी टेक्निक्स याद आ चुकी है, तो मैं तुम्हें एक टेक्निक और सिखाना चाहता हूँ। ये बोलने के बाद लिन टियान चियोन से उसकी स्वॉर्ड मांगता है। आगे से चियोन भी लिन टियान को अपनी स्वॉर्ड पकड़ा देता है। फिर उस स्वॉर्ड को पकड़ने के बाद लिन टियान चियोन से कहता है, आज मैं तुम्हें एक काफ़ी पावरफुल स्वॉर्ड टेक्निक को सिखाऊंगा। फिर लिन टियान चियोन से थोड़ा सीरियस होकर कहता है, तुम्हें मेरी सिखाई हुई सभी टेक्निक्स को अच्छे से सीखना होगा ताकि तुम कुनलुन के सभी लोगों को इन टेक्निक्स को सिखा सको। आगे से चियोन बड़ी ही हैरानी से लिन टियान को देख रहा होता है। फिर लिन टियान एक स्टांस में खड़ा हो जाता है और चियोन से कहता है, सबसे पहले मैं तुम्हें बता दूं कि अगर तुम इन टेक्निक्स को सीखने के लिए पैशनेट रहोगे तो तुम्हारी फॉर्म्स खुद ब खुद परफेक्ट हो जाएंगी, और जब तुम अपनी फॉर्म्स को परफेक्ट कर लोगे तभी से ही तुम ऑलमोस्ट सभी स्वॉर्ड टेक्निक्स के बेसिक लेवल को सीख लोगे। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ वो है जो कि इन स्वॉर्ड टेक्निक्स में हमें सही ढंग से दिखती नहीं है,
जिसे कि हम शॉर्ट टेक्निक्स के 5 पिलर्स के नाम से भी जानते हैं, और इन सभी पाथ पर चलकर ही हम सभी शॉर्ट टेक्निक्स को पूरी तरह से मास्टर कर सकते हैं। फिर लिन टियान एक टेक्निक को परफॉर्म करने लगता है, और यूं लिन टियान को शॉर्ट चलाता देख चियोन काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है, और वो सोचने लगता है सीनियर के शॉर्ट को चलाने का तरीका सच में कितना ज्यादा मेस्मराइजिंग है, मगर मुझे फोकस करना होगा, मैं अपना ध्यान नहीं भटका सकता। फिर हम वापस से लिन टियान को देखते हैं, जो कि शॉर्ट टेक्निक को परफॉर्म करते हुए चियोन को बताता है हमें शॉर्ट का यूज करते वक्त खुद के माइंड को पूरी तरह से शांत रखना होता है, जिससे कि हम पूरी कॉन्सेंट्रेशन को अपनी टेक्निक में लगा सके। और शॉर्ट चलाते वक्त जो हमारी मूवमेंट होनी चाहिए वो बहते पानी से भी स्मूथ होनी चाहिए। ये बोलने के बाद लिन टियान हवा में एक शॉर्ट अटैक करता है, जिससे कि वहां पर एक काफी बड़ी स्ट्राइक जनरेट होती है। उस स्ट्राइक को देखने के बाद हम देखते हैं चियोन की आंखों से आंसू आने लगते हैं, और वो रोते हुए सोच रहा होता है मैं चाहकर भी इन आंसुओं को नहीं रोक पा रहा। आगे से लिन टियान उसे उसकी शॉर्ट वापस करते हुए कहता है क्या तुमने देखा कि आखिर मैंने शॉर्ट टेक्निक्स को कैसे परफॉर्म किया। आगे से युआन अपना सर हाँ में हिलाता है, और फिर युआन लिन टियान से टेक्निक का नाम पूछता है। फिर लिन टियान चियोन को टेक्निक का नाम बताते हुए कहता है इस टेक्निक का नाम ड्रैगन शॉट टेक्निक है। फिर चियोन लिन टियान को वापस से ग्रीट करके अपने सेक्ट की ओर निकल पड़ता है। फिर सीन चेंज होता है, हम कुनलुन बार का सीन देखते हैं, जहां पर कि युआन की फैमिली भी वापस से जुगे क्लैन के लिए निकलने लगती है। तभी हम युआन की मदर को देखते हैं, जो कि अपने बेटे को गले लगाकर कह रही होती है अगर तुम्हारे फादर यहां ना होते तो मैं तुम्हारे साथ यहां पर कुछ दिन और रुकती। वहीं युआन कहता है मदर मैं भी आपको बहुत मिस करूंगा। तभी युआन के फादर भी कैरेज से चिल्लाकर कहते हैं आखिर तुम वहां खड़ी खड़ी कर क्या रही हो, जल्दी से चलो, वैसे भी हमें देर हो रही है। तभी युआन की मदर युआन के फादर से चिल्लाकर कहती है मैंने कहा अपनी बकवास बंद करो। फिर नेक्स्ट सीन में युआन की फैमिली वहां से चली जाती है। फिर हम युआन को देखते हैं, जो कि जिन सोही से कहता है मिस मेरी फैमिली इस बार के बारे में अपने सभी दोस्तों को बता देगी, क्योंकि उन लोगों को यहाँ का खाना काफी ज्यादा पसंद आया है। इस बात को सुनकर जिन सोही भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। फिर युआन कहता है अब तक सब कुछ मेरे प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है, मगर अब हमें इस बार को यंग जनरेशन के लोगों में प्रमोट करना होगा, क्योंकि मेरे पेरेंट्स इस बार की बातें अपने दोस्तों में करेंगे और वो लोग भी मेरे पेरेंट्स की उम्र के होंगे, तो अब हमें यंग लोगों में भी अपने इस बार को प्रमोट करना होगा। आगे से जिन सोही युआन से पूछती है आखिर अब हम यंग जनरेशन को कैसे टारगेट करेंगे। आगे से युआन कहता है हमें वापस से किसी फेमस पर्सन को इस बार में बुलाना होगा। तभी आगे से मास्टर याओशी युआन से कहते हैं मगर इस काम के लिए कौन सूटेबल रहेगा, क्या तुम्हारी नज़रों में कोई ऐसा पर्सन है जो कि यंग जनरेशन में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो। आगे से युआन बड़े ही कोल्ड तरीके से कहता है हाँ वो है सियोमन फैमिली। सियोमन फैमिली का नाम सुनकर लिन टियान युआन से कहता है वो फैमिली तो होंजाओ काउंटी की टॉप 5 फैमिलीज में से आती है। आगे से युआन लिन टियान से कहता है हाँ तुम सही हो। तभी जिनसोही युआन से पूछती है मगर सियोमन फैमिली से यंग लोगों का क्या लेना देना। आगे से युआन कहता है सियोमन फैमिली के जो हेड है उनकी सिर्फ एक ही डॉटर है, जिसका कि नाम रूबी सियो है, और वो लड़की इतनी ज्यादा खूबसूरत है कि आसपास के सभी सेक्टों के प्रिंस उस लड़की से शादी करना चाहते हैं। और रिसेंटली रूबी सियो का बर्थडे भी आने वाला है, तो जरूर ही उसके बर्थडे सेलिब्रेशन में हजारों यंग लोग आएंगे। तो इसलिए अब हमें उस लड़की रूबी सियो को टारगेट करना होगा, क्योंकि अगर एक बार रूबी सियो यहाँ पर आ गई तो ये खबर काफी तेजी से पूरे कॉन्टिनेंट में फैल जाएगी, और ऊपर से सभी यंग लड़के भी उसके पीछे पीछे यहाँ पर चले आएंगे। तभी मास्टर याओशी कहते हैं अच्छा तो ठीक है, फिर मैं सियोमन फैमिली में जाऊंगा। लेकिन तभी युआन मास्टर याओशी से कहता है वहां रूबी सियो की बर्थडे सेलिब्रेशन है, उस जगह पे काफी यंग लोग आएंगे, आखिर आप वहां जाकर क्या करेंगे। वहां पर तो सीनियर लिन टियान को जाना चाहिए। इस बात को सुनकर हम देखते हैं मास्टर याओशी को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो युआन से कहते हैं आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बूढ़ा कहने की, मैं अभी सिर्फ 80 साल का हूं। लेकिन तभी वो ओल्ड हेड कुक वहां पर आ जाती है, और वो मास्टर याओशी का मजाक उड़ाते हुए कहती है आखिर एक बूढ़े को बूढ़ा नहीं कहेंगे तो फिर क्या कहेंगे। इस बात को सुनकर हम देखते हैं मास्टर याओशी भी शर्म के मारे चुप हो जाते हैं। तभी हम जिन सोही को देखते हैं, जो कि बार की चिंता करते हुए कहती है अगर मिस्टर लिन यहाँ नहीं होंगे तो इन दिनों किचन कौन संभालेगा। तभी वो ओल्ड हेड कुक स्माइल करते हुए जिन सोही से कहती है तुम चिंता मत करो, इन दिनों किचन मैं संभाल लूंगी। तभी हम लिन टियान को देखते हैं, जो कि चेंगशू से कहता है चेंगशू तुम भी मेरे साथ चलोगे। आगे से चेंगशू भी ठीक है कहता है। लेकिन तभी लिन टियान वहां से जाते हुए कहता है
मगर इस बीच बार की प्रोटेक्शन कौन करेगा? तभी आगे से मास्टर याओशी कहते हैं, तुम इस बात की चिंता मत करो, मैं इस बार का अच्छे से ध्यान रखूंगा। मास्टर याओशी की इस बात को सुनकर लिन भी काफी ज्यादा खुश होकर मास्टर याओशी से शुक्रिया कहता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लिन टियान और चेंग शू सियोमन फैमिली के लिए निकल पड़ते हैं। फिर नेक्स्ट सीन हम ग्रेट मिंग कॉइन ब्यूरो का देखते हैं, जो कि हिफे प्रोविंस में एग्जिस्ट करता है। तभी हमें ग्रेट मिंग कॉइन क्लैन के लीडर को दिखाया जाता है, जिसका नाम जिंगल मिंग होता है। जिंगल मिंग अपने एक जनरल से पूछता है, क्या तुमने जर्नी के लिए सभी बॉडीगार्ड्स को इकट्ठा कर लिया है? आगे से वो जनरल जिंगल मिंग से कहता है, हाँ मास्टर, हमारे पास पूरे 62 बॉडीगार्ड्स है। फिर हम देखते हैं वो सभी लोग भी सियोमन फैमिली के लिए निकल पड़ते हैं। तभी मिंग क्लैन का जनरल अपने लीडर से पूछता है, क्या आप सियोमन फैमिली को इतनी सारी मेडिसिन और इतनी सारी सिल्क सच में ऑफर करने वाले हैं? आगे से मिंग क्लैन का लीडर कहता है, हाँ ये सच है, और इसके अलावा मैं कर भी क्या सकता हूँ? एक बार तुम मेरे बेटे की तरफ देखो। मैं चाहता हूँ कि सियोमन फैमिली के हेड की बेटी रूबी सियो की मैरिज मेरे बेटे के साथ हो जाए, मगर मेरे बेटे की मेंटल कंडीशन पूरी तरह से ठीक नहीं है, इसीलिए मुझे इन सब चीज़ों को उन्हें ऑफर करना पड़ रहा है। लेकिन आगे से जनरल कहता है, मास्टर, अगर सियोमन फैमिली वाले हमारे गिफ्ट से इंप्रेस नहीं हुए तो फिर हम क्या करेंगे? आगे से मिंग क्लान का लीडर अब थोड़ा सीरियस होकर उससे कहता है, इन सब चीज़ों की चिंता तुम मत करो, तुम बस अपनी ड्यूटी पर फोकस करो। क्लान लीडर की इस बात को सुनकर वो जनरल भी थोड़ा सा घबरा जाता है और फिर क्लान लीडर से माफ़ी मांगने लगता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम क्लान लीडर को देखते हैं, जो कि उस जनरल की कही हुई बात को मन ही मन सोचते हुए कहता है, अगर सच में उन लोगों को हमारे गिफ्ट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं लगे तो फिर मैं क्या करूंगा? क्या मुझे उन्हें अपने सबसे पावरफुल वेपन को भी दे देना चाहिए? मेरा वो वेपन टॉप 10 ग्रेट मार्शल आर्ट मैनुअल्स में आता है। अगर मैंने रूबी सियो के बर्थडे पर अपने उस वेपन को सियोमन फैमिली को गिफ्ट के तौर पर दिया तो वो ज़रूर से उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। वैसे भी मेरा वो वेपन अब मेरे किसी काम का नहीं है, क्योंकि मेरा मार्शल आर्ट टैलेंट इतना कुछ खास नहीं है। लेकिन तभी आसमान से हमें कुछ एरोज आते हुए दिखते हैं और वो सभी एरोज आकर मिंग क्लैन की आर्मी के लोगों पर लगने लगते हैं, जिससे कि कई सारे सोल्जर्स वहीं पर गिरकर मारे जाते हैं। तभी हमें उन एरोज को मारने वालों को दिखाया जाता है, जो कि बैंडिट्स होते हैं। वहां पर पूरे 10 बैंडिट्स होते हैं। वो सभी बैंडिट्स मिंग क्लैन के लोगों से कहते हैं, अगर तुम चाहते हो कि हम तुम्हें जिंदा छोड़ दें तो तुम्हारे पास जो भी सामान है वो सब हमें दे दो। इस बात को सुनकर मिंग क्लैन के सोल्जर्स उन सभी बैंडिट से कहते हैं, तुम सिर्फ 10 हो और हम यहाँ पर 100 सोल्जर्स हैं, आखिर तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई हमें धमकी देने की? लेकिन तभी आगे से एक बैंडिट कहता है, अगर कुत्ते 100 भी हों फिर भी वो एक टाइगर का शिकार नहीं कर सकते। ये बोलने के बाद वो सभी बैंडिट्स उन सभी सोल्जर्स को खत्म करने लगते हैं। वहीं हम मिंग क्लैन के लीडर को देखते हैं, जो कि अपने सोल्जर्स को इतनी आसानी से मरता देख काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो डरते हुए अपने जनरल से कहता है, आखिर इन 10 बैंडिट ने इतनी जल्दी हमारे इतने सारे सोल्जर्स को कैसे मार दिया? आगे से वो जनरल भी घबराते हुए कहता है, मास्टर, आप यंग मास्टर को लेकर यहाँ से वापस मिंग क्लैन में भाग जाइए। ये बैंडिट काफी ज्यादा स्किल्ड हैं, हम लोग इनका मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन तभी वहां पर लिन टियान और चैंग शू भी आ जाते हैं। मिंग क्लैन के सोल्जर्स को मरता देख लिन टियान कहता है, आखिर ये सब यहाँ पर क्या हो रहा है? तभी वहां खड़ा एक बैंडिट लिन टियान और चैंग शू से चिल्लाकर कहता है, आखिर अब तुम दोनों कौन हो? तभी उसके साथ खड़ा दूसरा बैंडिट कहता है, मुझे तो लगता है कि ये दोनों कोई पागल हैं। फिर वो बैंडिट उन दोनों से काफी सीरियस होकर कहता है, अगर तुम दोनों मरना नहीं चाहते तो यहाँ से चुपचाप चले जाओ। तुम दोनों अभी काफी यंग हो, तो मैं नहीं चाहता कि तुम इतनी जल्दी हमारे हाथों मारे जाओ। अब इन बैंडिट को कौन बताए कि जिन्हें ये लोग यंग समझ रहे हैं वो दोनों ही इनके ग्रैंडफादर की उम्र के हैं। लेकिन तभी हम चेंग शू को देखते हैं, जो कि अगले ही पल उस बैंडिट पर बड़ी ही तेजी से अटैक कर देता है। ये देखकर उस बैंडिट के बाकी के साथी भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो चेंग शू को देखकर आपस में कहने लगते हैं, ये पर्सन कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है, इस लड़के की स्पीड सच में काफी ज्यादा तेज है। तभी हम चेंग शू को देखते हैं, जो कि उन सभी बैंडिट्स को देखकर एक ईवल हंसी हंसता है और उन सभी से कहता है, सच में तुम सभी एक ट्रैश हो। ये बोलने के बाद चैंग शू उन सभी पर बड़ी ही तेजी से अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। वहीं चैंग शू और लिन टियान को देखकर मिंग क्लैन के लीडर और जनरल भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। मिंग क्लैन का जनरल बड़ी ही हैरानी से अपने लीडर से कहता है, आखिर अब ये दोनों कौन हैं? मगर हम देखते हैं मिंग क्लैन के लीडर के मुंह से तो आवाज भी नहीं निकल रही होती। तभी दूसरी तरफ हम चैंग शू को देखते हैं, जिसने कि पल भर में ही उन सभी बैंडिट्स को खत्म कर दिया होता है। तभी वो मिंग क्लैन का लीडर घबराते हुए लिन टियान से कहता है,
सीनियर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप बताइए आखिर मैं आपकी इस काइंडनेस को किस तरह से रीपे करूं। आगे से लिन टियान कहता है, घबराओ मत, हमें तुम लोगों से कुछ भी नहीं चाहिए। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं चैंगशू और लिन टियान वहां से चले जाते हैं। फिर लिन टियान और चैंगशू के जाने के बाद मिंग क्लैन के लीडर अपने जनरल से कहते हैं, आखिर ये एक्सपर्ट्स कौन थे? क्या ये हेवनली डीमन कल्ट के एल्डर्स हो सकते हैं? मगर अब इन्हें कौन बताए कि चैंगशू हेवनली डेमोनिक कल्ट का कोई एल्डर नहीं बल्कि खुद ब खुद लीडर है। फिर सीन चेंज होता है, हम एक काफी स्ट्रेंज प्लेस को देखते हैं जहां पर कि हम एक बुद्ध के स्टैचू को देखते हैं। अगले ही पल उस स्टैचू के पास एक पर्सन आ जाता है और फिर वो पर्सन उस स्टैचू के पास आकर अपनी एनर्जी को रिलीज करने लगता है, जिससे कि हम देखते हैं वो स्टैचू ऊपर की तरफ को मूव करने लगता है और उस स्टैचू के नीचे एक सीक्रेट अंडरग्राउंड जगह खुल जाती है। फिर वो पर्सन उस अंडरग्राउंड जगह के अंदर जाने लगता है। फिर राइटर हमें इस पर्सन को इंट्रोड्यूस करते हुए बताता है कि इस पर्सन का नाम चिनबू है और इस पर्सन को जियांगू में ब्लैक फील्ड के नाम से भी जानते हैं। तो कहानी को आगे कंटिन्यू करते हैं। हम देखते हैं चिनबू उस अंडरग्राउंड जगह पे आ जाता है जहां पर कि हम देखते हैं एक पर्सन ऑलरेडी मौजूद होता है। तभी चिनबू वहां आकर उस पर्सन को ग्रीट करता है और रिस्पेक्ट शो करने के बाद चिनबू उस पर्सन से कहता है, लॉर्ड जोंग, मेरे पास आपके लिए 2 खबरें हैं। उनमें से एक आपके लिए काफी बुरी है और दूसरी काफी अच्छी। तो पहले आप कौन सी सुनना चाहोगे? फिर हम दूसरे पर्सन को देखते हैं जिसका कि नाम जोंग लियांग होता है। और कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, ये पर्सन सच में काफी ज्यादा मिस्टीरियस पर्सन है। इस पर्सन के पीछे एक काफी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। इस पर्सन का इतना इंट्रोडक्शन काफी होगा। अब कहानी को आगे कंटिन्यू करते हैं जहां पर कि जोंग लियांग चिनबू से कहता है, तो क्यों ना तुम पहले मुझे बुरी खबर सुनाओ। फिर चिनबू बुरी खबर को सुनाते हुए कहता है, मूक गयोम मारा गया। और वही नहीं बल्कि हमने जो 10 स्वॉर्ड्समैन भेजे थे वो सभी भी मारे गए। इस बात को सुनकर जोंग लियांग को काफी बड़ा झटका लगता है और वो काफी हैरानी से कहता है, आखिर ये कैसे पॉसिबल है? वो 10 मिलकर भी उस कमजोर से मिंग क्लैन के लोगों को नहीं हरा पाए। यहां पर हमें पता चलता है कि वो जो 10 बैंडिट्स थे उन्हें मिंग क्लैन के लोगों पर अटैक करने के लिए जोंग लियांग ने भेजा था। फिर जोंग लियांग थोड़ा सीरियस होकर चिंबू से पूछता है, कहीं मिंग क्लैन में कोई नया मास्टर तो नहीं आ गया? क्योंकि बिना किसी मास्टर के ये कैसे पॉसिबल है कि मिंग क्लैन उन अर्थ लेवल के 10 स्वॉर्ड्समैन को हरा सके? आगे से चिंबू कहता है, लॉर्ड, अभी हमें इस बारे में तो कुछ नहीं पता, मगर हमारे लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। वो लोग जल्दी ही इस चीज का पता लगा लेंगे। फिर जोंग लियांग खुद को शांत करता है और चिंबू से पूछता है, आखिर अब गुड न्यूज क्या है? आगे से चिंबू बताता है, जैसे कि लॉर्ड आप जानते ही होंगे, ब्लड कल्ट वाले काफी समय से नामगुंग फैमिली की छिपकर जासूसी कर रहे हैं। तो उन्होंने हमें नामगुंग फैमिली से रिलेटेड एक खबर भेजी है। उन्होंने हमें बताया है कि नामगुंग फैमिली का सबसे बड़ा बेटा नामगुंग मू भी सियोमन फैमिली में रूबी सियो की बर्थडे पार्टी को अटेंड करने आ रहा है। आगे से जोंग लियांग कहता है, आखिर ये किस तरह की गुड न्यूज है? मुझे उस नामगुंग फैमिली के यंग मास्टर से क्या लेना देना? आगे से चिंबू कहता है, मास्टर, गुड न्यूज ये है कि नामगुंग क्लैन के लीडर ने अपनी सॉवरेन स्वॉर्ड को अपने सबसे बड़े बेटे यानी नामगुंग मू को हैंडओवर कर दिया है। इस बात को सुनकर जोंग लियांग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो बड़ी हैरानी से कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो कि वो सॉवरेन स्वॉर्ड जिसे कि हम काफी समय से हथियाना चाहते थे, वो स्वॉर्ड अब नामगुंग क्लैन के एल्डेस्ट यंग मास्टर के पास है? आगे से चिंबू कहता है, हाँ, मुझे लगता है नामगुंग फैमिली के लोग उस स्वॉर्ड को सियोमन क्लैन को गिफ्ट के तौर पर देने वाले हैं। आगे से जोंग लियांग कहता है, अब मैं समझा कि आखिर नामगुंग फैमिली के लीडर ने अपने बड़े बेटे के हाथ में वो स्वॉर्ड को क्यों दे रखा है। फिर चिंबू कहता है, लॉर्ड, जैसा कि आप जानते ही हो कि उस सियोमन फैमिली के हेड के पास ऑलरेडी वाटर ड्रैगन आर्मर है और अब मिंग क्लैन का लीडर उसे अपना राइट ब्लेड गिफ्ट में देने वाला है। और यही नहीं बल्कि नामगुंग क्लैन का वो यंग मास्टर उसे सॉवरेन स्वॉर्ड भी देने वाला है। तो अब कुछ ही दिनों बाद सियोमन फैमिली में काफी सारे ट्रेजर्स एक साथ प्रेजेंट होने वाले हैं। क्या ये गुड न्यूज नहीं है? आगे से जोंग लियांग मुस्कुराकर कहता है, हाँ, ये हमारे लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मगर अब हम उन ट्रेजर्स को चुराने के लिए किसे भेजें? तभी हम देखते हैं वहां पर पॉइजन फील्ड अपीयर हो जाता है और वो वहां आकर जोंग लियांग से कहता है, लॉर्ड, इस टास्क को मैं करना चाहता हूं। फिर कहानी का राइटर हमें इस पॉइजन फील्ड के बारे में बताता है कि इस पॉइजन फील्ड का पॉइजन काफी ज्यादा डेंजरस है। अगर कोई इमॉर्टल मास्टर भी इसके पॉइजन में फंस जाए तो उसका बचना भी काफी ज्यादा मुश्किल है और आज तक इसने अपना कोई भी टास्क फेल नहीं किया है। अब कहानी को आगे कंटिन्यू करते हैं। पॉइजन फील्ड को वहां देखकर जोंग लियांग काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो पॉइजन फील्ड से कहता है, तो ठीक है, इस मिशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं तुम्हें हैंडओवर करता हूं। आगे से वो पॉइजन फील्ड कहता है, लॉर्ड, आप चिंता मत कीजिए, मैं इस टास्क को जल्द से जल्द पूरा कर दूंगा। ये बोलकर पॉइजन फील्ड वहां से गायब हो जाता है। वहीं हम जोंग लियांग को देखते हैं जो कि एक ईविल हंसी हंसते हुए कहता है, अगर वो तीनों हेवनली ट्रेजर्स भी मेरे पास आ जाते हैं तो मेरे पास फिर टोटल 8 हेवनली वेपन्स हो जाएंगे। वो दिन अब दूर नहीं
जब ये दुनिया मेरे कदमों में होगी। फिर हम 2 दिन बाद का सीन देखते हैं। हमें सियोमन फैमिली का सीन दिखाया जाता है, जहां पर कि सभी लोग रूबी सीओ के बर्थडे को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। तभी हम रूबी सीओ को देखते हैं, जो कि अपने फादर से कहती है, फादर मुझे काफ़ी भूख लगी है, मैं अब खाना खाने जा रही हूँ। आगे से उसके फादर भी उससे ठीक है कहते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में रूबी सीओ एक खाने के टेबल के पास पहुंच जाती है, जहां पर कि एक प्रॉन की डिश पड़ी हुई होती है। उस डिश को देखकर रूबी सीओ के मुंह से पानी आने लगता है। फिर रूबी सीओ अपनी चॉपस्टिक की मदद से एक प्रॉन को उठाने लगती है, मगर तभी चैंगशू रूबी सीओ के उस पीस को उठाकर खा जाता है। ये देखकर रूबी सीओ को कुछ भी समझ नहीं आता कि अब वो चैंगशू से क्या बोले। फिर वो चैंगशू को गुस्से से घूरते हुए मन ही मन कहती है, वो पीस मेरा था, भुक्कड़ कहीं के। फिर रूबी सीओ खुद को शांत करती है और उस प्लेट से दूसरा प्रॉन का पीस उठाने लगती है, मगर फिर से चैंगशू उस पीस को रूबी सीओ से पहले उठाकर खा जाता है। ये देखकर रूबी सीओ काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। वहीं चैंगशू उन प्रॉन्स को खाने के बाद कहता है, ये प्रॉन्स तो सच में काफ़ी ज़्यादा डिलिशियस है। फिर लिन टियान उसे बताता है, इस रीजन के प्रॉन्स काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। तभी हम वापस से रूबी सीओ को देखते हैं, जो कि साइड में मुंह फुलाकर खड़ी होती है और वो बड़े ही गुस्से से उन दोनों को घूर रही होती है। वहीं चैंगशू अभी भी मज़े से उन प्रॉन्स को खा रहा होता है। ये देखकर उस लड़की को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो चैंगशू को देखकर मन ही मन सोचती है, इसकी शक्ल को देखो, सच में किसी सुअर जैसी है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं, उस प्लेट में अब लास्ट पीस पड़ा होता है। उसे देखकर रूबी सीओ खुद से कहती है, अभी इन सब बातों को छोड़ो, अब इस प्लेट में आखिरी पीस पड़ा है, ये मुझे खाना ही होगा। फिर जैसे ही रूबी सीओ उस पीस को उठाने लगती है, तभी चैंगशू वापस से उस पीस को उससे पहले उठाकर खा जाता है। ये देखकर तो रूबी सीओ पूरी तरह से टूट जाती है। फिर रूबी सीओ को काफ़ी गुस्सा आने लगता है और अगले ही पल वो चिल्लाकर चैंगशू से कहती है, आखिर तुम्हारे साथ क्या गलत है, तुम मुझे प्रॉन्स को क्यों नहीं खाने दे रहे। उस लड़की को खुद पर यूं चिल्लाता देख चैंगशू को भी काफ़ी गुस्सा आ जाता है और फिर चैंगशू भी उस लड़की से गुस्से से कहता है, अगर तुम्हें यहाँ कुछ भी खाना है तो तुम्हें जल्दी खाना चाहिए, और वैसे भी ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, अब चलो यहाँ से दफ़ा हो जाओ। चैंगशू को खुद से इतना एरोगेंटली बात करता देख उस लड़की को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अगले ही पल चैंगशू को एक स्लैप लगाने लगती है, मगर आगे से चैंगशू उसके हाथ को अपनी चॉपस्टिक्स की मदद से रोक लेता है। ये देखकर तो वो लड़की भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। वहीं हम चैंगशू को देखते हैं, जिसे कि अब उस लड़की पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। वो मन ही मन सोचता है, क्या मैं इस लड़की को ख़त्म कर दूं। मगर तभी पीछे बैठा लिन टियान चैंगशू से कहता है, चैंगशू उस लड़की के हाथ को छोड़ो। लिन टियान की बात सुनकर चैंगशू उस लड़की के हाथ को छोड़ देता है। वहीं हम उस लड़की को देखते हैं, जिसे कि चैंगशू पर अभी भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, और अगले ही पल हम देखते हैं वो लड़की बच्चों की तरह रोने लगती है। फिर सीन चेंज होता है। नेक्स्ट सीन में हम सियोमन फैमिली के हेड यानी रूबी सीओ के फादर को देखते हैं, जो कि किसी सेक्ट के यंग मास्टर के साथ एक फ्रेंडली बैटल कर रहे होते हैं, मगर अगले ही पल वो उस यंग मास्टर के मुंह पर एक जोरदार पंच मार देते हैं, जिससे कि वो यंग मास्टर बड़ी ही बुरी तरह से ज़मीन पर जा गिरता है। फिर वो फ्रेंडली बैटल ओवर हो जाती है। बैटल ओवर होने के बाद सियोमन फैमिली के हेड उस लड़के की तारीफ करते हुए कहते हैं, तुम सच में एक काफ़ी प्रॉमिसिंग टैलेंट हो। इस बात को सुनकर वो लड़का भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो मन ही मन सोचने लगता है, मैं ज़रूर ही इनका सन इन लॉ बनकर रहूँगा। तभी हम उसके पीछे खड़े बाकी सेक्टों के यंग मास्टर्स को भी देखते हैं। हम देखते हैं वहाँ पर काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई होती है और उन सभी यंग मास्टर्स का एक ही मकसद होता है, और वो मोटिव ये होता है कि सियोमन फैमिली के हेड को इम्प्रेस करके सियोमन फैमिली का सन इन लॉ बनना। तो अब इस शानदार से एपिसोड को ख़त्म करते हैं, और जिन भी लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगा है वो सभी कमेंट सेक्शन में बेस्ट लिखो। और जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं संडे को एक नई सीरीज़ लाने वाला हूं, जो कि पूरे 1 घंटे की होगी, और वो एक म्यूरिम मानवा है, तो उसे देखना बिल्कुल मत भूलना। तो संडे को खुद ब खुद उसे चेकआउट कर लेना। तब तक के लिए सायोनारा, और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी कर जाओ।